वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गुप्ता और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं सेट थ्योरी। हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। सेट को डिफाइन कर रहे हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स is called a set। डेफिनेशन को एक बार फिर से रीड करते हैं कि a well defined collection of distinct object is called a set। यहां पर well defined मतलब क्या है कि well defined का जो डेफिनेशन में सेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि हम किसी भी कलेक्शन में बिल्कुल श्योर हैं कि किस ऑब्जेक्ट को अंदर ले सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट को उस कलेक्शन से बाहर भेज सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि उसमें एक जैसे ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे एलिमेंट्स उस कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इतनी सारी बातें अगर किसी भी कलेक्शन में वेरीफाई हो रही हैं तो उस कलेक्शन को हम सेट बोल देते हैं और उसकी नोटेशन कैपिटल लेटर से देते हैं। जैसे कि नोटेशन है आपकी आप इसको कैपिटल लेटर ए, बी, सी एंड सो ऑन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं, वेरीफाई करेंगे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये सेट है या नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूं। सपोज ए जो है वो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आपको बताना है कि मैंने आपसे पूछा कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज अ सेट और नॉट। आपको वेरीफाई करना है गिवन डेफिनेशन से कि ये सेट है या नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे कि किसी भी क्लास में कोई भी स्टूडेंट अच्छा है या बुरा है? आपके पास कोई स्केल नहीं है उसे अच्छा कहने का या बुरा कहने के लिए। आपके पास कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि उस स्टूडेंट्स को आप अच्छे स्टूडेंट्स के कलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऐसा आपके पास कोई रूल नहीं। तो इसलिए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन अ क्लास ये सेट नहीं है, आपका ये सेट नहीं है। अगर इसे हमें सेट बनाना है तो वेल डिफाइंड वर्ड को यहां पर वेरीफाई करना होगा, जो कि यहां पर वेल डिफाइंड वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। वेल डिफाइंड इन द सेंस मैं बिल्कुल ये नहीं श्योरिटी से कह पा रहा था कि एक्स हमारा गुड स्टूडेंट है या नहीं है, क्योंकि वहां पर गुड स्टूडेंट्स के लिए कोई रूल नहीं था। अगर मैं यहां पर गुड स्टूडेंट्स के लिए एक रूल डिफाइन कर दूं, ऐसे कह दूं कि कलेक्शन ऑफ विच स्टूडेंट्स इन अ क्लास which have more than 60% marks। मैं बात करूं कि उन सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन किसी क्लास में जो 60% से अबव मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योरिटी से बोल पाएंगे कि आपके 60% हैं तो आप इस कलेक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस कलेक्शन में नहीं आ सकते।
तो वेल डिफाइंड वर्ड यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, और कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड भी वेरीफाई हो रहा है, वेल डिफाइंड वर्ड भी वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो कलेक्शन ऑफ विच स्टूडेंट्स इन अ क्लास विच हैव मोर देन 60% मार्क्स, ये आपका सेट बनाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ वॉवेल्स, आपसे पूछा जाए कि वॉवेल्स का कलेक्शन क्या सेट है या नहीं है, तो आप बिल्कुल श्योरिटी से बोलेंगे कि वॉवेल्स आपके पास 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी के अल्फाबेट्स में 21 कंसोनेंट्स होते हैं, जो आप सभी को पता है, और 5 जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं। तो आप आसानी से वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हैं। आप कह पा रहे हैं कि गिवन एलिमेंट मेरा वॉवेल है, तो इसलिए इस कलेक्शन में आएगा, और गिवन एलिमेंट मेरा वॉवेल नहीं है, तो इस कलेक्शन में वो नहीं आएगा। इसका मतलब इस कलेक्शन में सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू ही आ सकते हैं। बाकी के एलिमेंट्स अल्फाबेट्स के इस कलेक्शन में इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये भी आपका सेट फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यार ये भी यहाँ पर भी आपका वेल डिफाइंड का मतलब वेरीफाई हो रहा है, और सबके सब डिस्टिंक्ट हैं। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट की। कार्डिनलिटी ऑफ सेट की बात करते हैं। किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उसकी कार्डिनलिटी होगी। तो इन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड अ कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट is called the cardinality of that set। उस सेट की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट से डिफाइन होती है। सपोज लेट ए 1 2 3 4 है। इसमें कितने एलिमेंट्स है सेट में? 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी इस तरीके से डिनोट करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ए इसको रीड करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, अगर बी 1 2, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? सिंपली 2 एलिमेंट्स हैं तो 2। तो कार्डिनलिटी समझ गए। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी उसका पोटेंशियल बताता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका पोटेंशियल 2 है, मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका पोटेंशियल 4 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखने वाली बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। फर्स्ट पॉइंट है बाय लिस्टिंग मेथड। अच्छा, लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं हम? सिंपली डायरेक्टली एलिमेंट्स को उसमें लिख देते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू लिखा है कहीं पर 1 2 3 4, तो ये लिस्टिंग मेथड में आएगा।
यहाँ पर सीधे सीधे एलिमेंट्स बता दिए गए हैं कि गिवन कलेक्शन में क्या है, गिवन सेट में क्या है। अब वो कलेक्शन मेरा सेट बन चुका है, मैं सेट की कैटेगराइज कर रहा हूं। तो यहां पर ए में डायरेक्टली एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। तो जब डायरेक्टली एलिमेंट्स प्रेजेंट हो किसी भी सेट में तो वो मेथड लिस्टिंग मेथड में आता है। यूजुअली सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड लिस्टिंग मेथड एंड आफ्टर दैट बाय प्रॉपर्टी। बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मैं किसी भी सेट में वो सारे एलिमेंट्स रखूंगा जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन हो। कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं और एक्स हैं कहां से, नेचुरल नंबर से हैं। क्राइटेरिया तो पता चल गया कहां से हैं, लेकिन कितने हैं इसको बताने के लिए मैं कहूंगा कि 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। तो इसका मतलब ए जो है हमारा प्रॉपर्टी मेथड से लिखा गया है सेट। अब इसी को अगर प्रॉपर्टी मेथड वाले सेट को मैं लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। भाई नेचुरल नंबर आ रहे हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फिर 2 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर क्या आएंगे, 3 एंड 4। तो ये प्रॉपर्टी मेथड हो गया, ये लिस्टिंग मेथड हो गया। बोथ आर सेम सेट बट रिप्रेजेंटेशन आर डिफर। रिप्रेजेंटेशन डिफर है बट सेम सेट है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की नोटेशन की, कैसे डिनोट करते हैं उनको। नोटेशन ध्यान रखिए, अगर कहीं n लिखा है तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहीं z लिखा है, कहीं i लिखा है, इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। कहीं q लिखा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। कहीं q कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। कहीं r लिखा है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। कहीं c लिखा है अगर तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनकी ये नोटेशंस हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट के बारे में हम जानेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की कैटेगराइज को मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में वो सारे सेट्स आएंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। दैट मीन्स कि जिनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी फाइनाइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ए ले लिया 1 2 3 4, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। तो इसलिए इसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, number of
elements should be infinite. एग्जाम्पल क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सारे क्या हैं आपके इनफाइनाइट सेट हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। तो आप ये समझ चुके हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो और इनफाइनाइट सेट वह सेट है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। अब बात करते हैं नल सेट की। A set which have no elements, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो नल सेट में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसको प्रॉपर्टी मेथड से लिखेंगे। सपोज a इज इक्वल टू एक्स सच दैट कि x जो है वो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, स्ट्रिक्टली है और x जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इस सेट में क्या बता रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ऐसा कोई है? नहीं है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 और 3 के बीच में आ रहा हो। तो यहां पर हमारा ए जो सेट होगा वो नल सेट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। नल सेट को इस तरीके से या इस तरीके से दिखाते हैं, फाई से या फिर मिडिल क्लोज ब्रैकेट से नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट भी, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब बात आती है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट जैसे नाम ही क्लियर है कि उसमें कार्डिनलिटी 1 होगी। दैट मीन्स कि किसी भी सेट में अगर सिंगल ही एलिमेंट है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है, तो वो सिंगलटन सेट कहा जाएगा। तो लिखेंगे अ सेट विच हैव एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 3, ये सिंगलटन है। a इज इक्वल टू अगर ले लिया जाए, b इज इक्वल टू यहां पे ले लिया जाए दूसरा, प्रॉपर्टी मेथड से लिखें प्रॉपर्टी मेथड में क्या बता रहा है कि b जो है एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का जिसमें 2 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। 2 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जिसमें, तो कौन सा होगा? इसमें 3 आएगा, ओनली एलिमेंट 3 प्रेजेंट होगा इसमें। तो यहां पे आप लिख सकते हो 3। तो ये सिंगलटन हो गया, सिंगलटन 3। तो ये सिंगलटन सेट हो गया। अब हम बात करेंगे सबसेट की। सबसेट्स में देखिए, लेट A and B are 2 sets, then A is said to be a subset of set B if all elements of set A presents
इन सेट बी। ए और बी कोई दो सेट है। अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट कर रहा है तो ए सेट जो होगा वो बी सेट का सबसेट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट्स एज, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ए जो है वो 1 2 3 4 है, बी अगर 3 4 है, तो देखिए बी का हर एक एलिमेंट ए में है तो बी जो हो जाएगा ए का सबसेट हो जाएगा। तो बी जो है वो सबसेट ऑफ क्या है, ए है, और ए जो होगा वो सुपरसेट ऑफ बी है। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर सबसेट की। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक सेट का सबसेट वह खुद भी होता है। तो इम्प्रॉपर सबसेट कैसे होगा, लेट ए बी आ सेट, इम्प्रॉपर सबसेट हेडिंग रहेगी, लेट ए बी आ सेट एंड its improper set will be A itself। इसका जो इम्प्रॉपर सेट होगा वह A खुद होगा। मतलब किसी भी सेट का अगर इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है तो उतने ही एलिमेंट लेकर के एक दूसरा सबसेट उसका बना दीजिए तो वह एक इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे कि अगर इफ, डिनोट कैसे करेंगे, इफ ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है तो लिखा जाएगा A इज इक्वल टू बी। मतलब वह सारे एलिमेंट A के B के इक्वल होंगे तब A जो है आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा B का। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट पर। लेट A be a set and B be a another set such that there exists an element X belongs to B such that X does not belong to A, then A is a proper subset of B denoted by इस तरीके से। इक्वलिटी का साइन यहां से चला जाएगा, या तो इस तरीके से डिनोट करेंगे या फिर ए इज, ये इक्वलिटी वाला साइन लगा करके क्रॉस कर देंगे। लिखा है कि ए कोई एक सेट है, बी कोई दूसरा सेट है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, कोई एक एलिमेंट एक्स जो है वो बी में ऐसा होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। मान लीजिए ऐसा हो रहा है तब ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। मान लीजिए कि बी आपका एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 और ए जो है वो 1 2 3 है,
तो ध्यान दीजिएगा, बी में एक एलिमेंट ऐसा है 4 जो कि ए में नहीं है, 4 यहां नहीं है। बी में 4 है, ए में 4 नहीं है। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट वेरीफाई हो रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। आपका जो ए सेट होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। तो हम समझ चुके हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। इन अ डिस्कशन ऑफ सेट थ्योरी वी assume all sets is a subset of any set. That set is called universal कंप्लीट सेट थ्योरी की डिस्कशन में हम जो सेट्स का डिस्कशन करते हैं उन सेट्स को किसी एक सेट का सबसेट तो मानते ही हैं। तो जिस सेट का हम उन सबसेट्स मानते हैं, उनको जिस सेट का वो सारे सबसेट्स जो हमारे डिस्कशन में यूज हो रहे हैं उसको हम उसका सबसेट मानते हैं, तो वह सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि हम अपनी डिस्कशन में जितने भी सेट्स यूज करते हैं वो किसी न किसी के सबसेट होते हैं, और जिसके सबसेट होते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन अ डिस्कशन ऑफ अ सेट थ्योरी वी assumed all sets is a subset of any set. That set is called a universal set and represented by U से दिखाते हैं इसको। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट सेट। सपोज U इज अ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक, सारे नेचुरल नंबर हैं। U एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर के 10 तक, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। B एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें 1 2 3 तीन ही एलिमेंट हैं। आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? इसको डिनोट करेंगे ए डैश से या फिर ए कॉम्प्लीमेंट से। लिखेंगे कैसे? U माइनस ए। U से वो सारे एलिमेंट हटाएंगे जो A में प्रेजेंट है। A में कौन कौन से प्रेजेंट है? 1 2 3 4 नहीं है A में। A में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? 1 2 3। तो U माइनस ए में दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कहां से आएंगे? 4 एंड सो ऑन 10 तक। तो A कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पता चल गया आपको कि जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है वह सेट आप यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक डिजिट्स जो होती हैं
उनमें ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। जस्ट लाइक इज हियर, ये सेट में जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो यूनियन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं। वही ऑपरेशंस यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। क्या होता है ये सब देखेंगे। यूनियन एंड इंटरसेक्शन of sets let A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 1 6 7। तो अगर इनका यूनियन लिखा जाए A यूनियन B, अच्छा A यूनियन B की डेफिनेशन क्या होती है एक प्रॉपर्टी फॉर्म में? कि इसमें X ऐसे बिलोंग करेंगे सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। A यूनियन B में उस टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो A में आ रहे हों या B में आ रहे होंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिख लीजिए। यहां 1 आ रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 6 यहां नहीं आ रहा है तो 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, यूनियन हो गया। अगर यही इंटरसेक्शन लिखना हो A इंटरसेक्शन B, ये यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। अभी इंटरसेक्शन लिखना है तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या होगा? X सच दैट X या तो A में है और A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। यहां और लगा है, यहां एंड लगा है, यहां किसी एक सेट में होना चाहिए, यहां दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B बिलोंग्स टू द A इंटरसेक्शन B। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है? यहां पर भी 1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर सिंगलटन 1 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में सिंगलटन 1 आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि किन्हीं भी दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं। बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। मान लिया A कोई सेट है 1 2 3 4 5, B कोई सेट है 3 एंड 4। तो डिफरेंस में क्या कैसे लिखेंगे? A माइनस B अगर लिखना चाहें तो A से वो सारे एलिमेंट B के हटाएंगे जो A में प्रेजेंट हैं। देखिएगा A में कौन कौन से प्रेजेंट है B के एलिमेंट? 3 और 4। तो A से B के एलिमेंट हटा देंगे, यानी 1 2 और 5 बचेगा A माइनस B। और अगर B माइनस A करना है तो देखिए B से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो A में प्रेजेंट है। A में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है कॉमन? 3 और 4। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो B माइनस A क्या आ जाएगा? 5, एम्प्टी सेट। तो आप ध्यान रखिए ऑब्जर्वेशन निकल के क्या आ रही है? ऑब्जर्वेशन निकल के ये आ रही है कि A माइनस B डज नॉट इक्वल टू B माइनस A, यानी यहां पर कम्यूटेटिविटी लॉ इन केस ऑफ डिफरेंस फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हिंदी में बोले तो क्रम विनिमय नियम आपका डिफरेंस के केस में अप्लाई नहीं हो रहा है। अब एक अगले टर्म की बात करेंगे, पावर सेट। पावर सेट कोई सेट A है
उस सेट का आपको पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट कैसे बनाएंगे कि उस ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो आप बना लीजिए, उन सबसेट्स का एक सेट तैयार कीजिए, वो सारे सबसेट्स उस सेट में एज अ एलिमेंट ट्रीट होंगे। तो जो सबसेट से मिलकर के बनाया हुआ सेट है वो उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। देखिएगा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन पावर सेट ऑफ ए पीए से डिनोट करते हैं। इसके सारे सबसेट्स आएंगे, सारे सबसेट्स में एक तो 5 हो गया, सिंगलटन 1 हो गया, सिंगलटन 2 हो गया, सिंगलटन 3 हो गया, सिंगलटन 4 हो गया, सिंगलटन 4 है ही नहीं, सिंगलटन 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया और 1 2 3 हो गया। देखिएगा, ए के सारे सबसेट्स मैंने एक सेट में कलेक्ट कर लिए, वो मेरा पावर सेट बना रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं? 8, और आपके सेट में एलिमेंट कितने हैं? 3। तो अगर ओवरऑल अभी तो आपके पास 3 सेट है, 3 ही एलिमेंट है सेट में, तो आपने बता दिया कि पावर सेट में 8 एलिमेंट आ रहे हैं। अभी एक बड़ा नंबर आ जाए, 50 आ जाए, ए में 50 एलिमेंट है और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, होपफुली आपका सबसेट्स लिख पाना इजी नहीं होगा, आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे ए में, तो आपने जल्दी से सबसेट्स लिख करके काउंटिंग कर ली कि पावर सेट ऑफ ए में इतने एलिमेंट्स होंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं, नोट करके लिखिएगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, अगर इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n, देन कार्डिनलिटी ऑफ पी ए 2 की पावर n। यहां पर देख लीजिए, हेयर कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी थी? 3 थी, देन कार्डिनलिटी ऑफ पी ए क्या हो गई थी? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गई। यहां पर भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n है तो उसके पावर सेट में एलिमेंट 2 की पावर n होगी। अब हम सीख चुके हैं कि पावर सेट, यहां से एक ऑब्जर्वेशन और निकल के आ रही है कि पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा कि सपोज ए कोई सेट एम्प्टी भी है, तो एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी आपको पता है 0 होती है। तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n, और n यहां पे 0 दिया है, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यानी अगर पावर सेट एम्प्टी सेट का भी निकाला जाए फिर भी उसकी कार्डिनलिटी 1 आती है। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि पावर सेट कैन नॉट बी एम्प्टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है कि पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता है, इवन सेट इज एम्प्टी, चाहे वो सेट ही क्यों ना एम्प्टी हो। तो हमने इस वीडियो में सेट थ्योरी से रिलेटेड डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन टॉपिक के साथ।